हेलो, कैसे हैं भाई सभी लोग। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपकी लेखपाल पटवारी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और जिन लोगों ने लोअर का और एफआरओ का पेपर दिया है उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छा पेपर दे करके आए हों और साथ ही साथ आपको मेंस लिखने का मौका भी मिले। तो देखिएगा, उत्तराखंड की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड हिस्ट्री, और जिसमें हम पढ़ चुके थे आपका चंद वंश, परमार वंश। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा कि कैसे गोरखा राज रहा। उसके बाद में फिर हमने बात करी टिहरी रियासत के बारे में, और आज हमें बात करनी है ब्रिटिश राज के बारे में। तो थोड़ा सा मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जोड़ देता हूं, आपको समझ में अच्छा आएगा। देखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि कुमाऊं क्षेत्र में उदय हुआ था चंद वंश का, और खड़वाल क्षेत्र में उदय हुआ था परमार वंश का। चंद वंश के संस्थापक थे सोमचंद और परमार वंश के संस्थापक थे आपके कनकपाल। लंबे समय तक ये शासनकाल इनका 800-900 साल चला, और कहते हैं कि 18वीं शताब्दी में गोरखाओं ने आक्रमण करा और 1790 में कुमाऊं पर उन्होंने अधिकार कर लिया, और उसके बाद 1804 में उन्होंने अधिकार कर लिया गढ़वाल पर। और इस प्रकार से 1804 तक कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही किसके पास पहुंच गए? गोरखाओं के पास। उसके बाद में 1815 में गोरखाओं से उत्तराखंड की सत्ता आ गई अंग्रेजों के पास, और जिसमें मेन रोल था टिहरी रियासत के उत्तराधिकारी सुदर्शन शाह का। सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी, और उसी संधि के बदले अंग्रेजों ने गोरखाओं से लड़ाई लड़ी, और उसके पश्चात जो है वो उत्तराखंड क्षेत्र को जीता। और अब क्या हुआ, 1815 से उत्तराखंड में दो क्षेत्र बन गए। एक बन गया आपका ब्रिटिश उत्तराखंड, जिसका मेन केंद्र था आपका कुमाऊं, और जिसे हमने कहा ब्रिटिश कुमाऊं। तो एक क्षेत्र था आपका ब्रिटिश उत्तराखंड, और एक क्षेत्र था टिहरी रियासत। टिहरी रियासत मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं, 2-3 क्लासों में टिहरी रियासत मैंने आपको कंप्लीट करवाई थी। टिहरी रियासत बेसिकली जो अलकनंदा नदी थी, उस अलकनंदा का जो पश्चिमी क्षेत्र था वो टिहरी रियासत के अधीन था, और जो पूर्वी क्षेत्र था वो ब्रिटिश उत्तराखंड के अधीन था, यानी ब्रिटिश कुमाऊं के अधीन था। अब देखिएगा कि कुल मिलाकर के हमने 6 शासक देखे हैं इस वंश में जो टिहरी रियासत था उसमें। पहला सुदर्शन शाह, दूसरा भवानी शाह, तीसरा प्रताप शाह, और चौथे जो है वो कीर्ति शाह, पांचवें नरेंद्र शाह, और छठे मानवेंद्र शाह। इधर हमने पढ़ लिया टिहरी रियासत को पूरा, और मैंने बात करी थी टिहरी रियासत पर आपका 1949 में मानवेंद्र शाह के समय टिहरी रियासत का विलय हो गया भारत में। अब हमें बात करनी है जो ब्रिटिश उत्तराखंड था उसका क्या रहा और कैसे स्थिति बनी, उस पर हम बात करते हैं। तो देखिएगा, 1815 में ये बात तो क्लियर हो गई थी कि उत्तराखंड के जो भाग्य विधाता बनेंगे वो बनेंगे अंग्रेज। और अंग्रेजों ने उत्तराखंड के क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया। एक जो अलकनंदा नदी थी उससे पश्चिम का क्षेत्र, जो बेसिकली टिहरी रियासत के रूप में मिल गया सुदर्शन शाह को, और बाकी का जो क्षेत्र था वो किसके अधीन आ गया? ब्रिटिश राज के अधीन आ गया। तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, और वो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ आपका कमिश्नरी का। यानी जो भी ब्रिटिश राज था उसका मेन केंद्र जो था वो था कुमाऊं कमिश्नरी, और वहीं पर अलग अलग समय पर अलग अलग कमिश्नर बन करके आए, उन्होंने राज किया। धीरे धीरे इसमें जिलों की संख्या बढ़ती चली गई, धीरे धीरे इसमें जिले बढ़े। शुरुआत में जो मेन केंद्र था वो अल्मोड़ा था, आगे चल के इसमें ब्रिटिश गढ़वाल को शामिल किया गया, फिर नैनीताल जो है वो एक नया क्षेत्र बन गया, और इस तरीके से ये आगे की यात्रा पूरी हुई है। इसको ही हमें समझना है। तो एक एक करके हम बात करेंगे कैसे क्या क्या रहा है इस संदर्भ में। तो देखिएगा, कुमाऊं पर कुल मिलाकर के 1815 से लेकर के और लास्ट आजादी तक लगभग 24 कमिश्नर रहे हैं। और इन 24 कमिश्नरों में से जो इंपोर्टेंट है वो ऐसे मानिए कि आपको 8-10 इंपोर्टेंट पढ़ने हैं, लेकिन मेन जो भी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के 24 कमिश्नर रहे हैं, और इन कमिश्नरों में 23 कमिश्नर जो थे वो अंग्रेज थे, और एक कमिश्नर इसमें भारतीय थे। और जो भारतीय कमिश्नर थे वो थे आपके 24वें कमिश्नर जो थे उनका नाम था केएल मेहता। ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी लेता है कि अंतिम कमिश्नर कौन थे, तो अंतिम कमिश्नर थे आपके केएल मेहता, वो 24वें थे। और इनसे पहले जो 23वें थे उनके समय पर हमें आजादी मिली थी, और उनका नाम था फिनले, डब्ल्यू फिनले। तो डब्ल्यू फिनले जो है वो थे
वो 23वें कमिश्नर थे और उनके समय ही हमें आजादी मिली थी। अब एक एक करके हम बात करेंगे कैसे कैसे क्या क्या रहा है। तो कुल मिलाकर के 24 कमिश्नर रहे। इनमें कौन कौन से इंपोर्टेंट है उस पर हम बात करते हैं। एक तो पहला जो है ई गार्डनर। ई गार्डनर बहुत लंबे समय तक नहीं रहे, ये उस समय तक रहे हैं जिस समय पर संगोली की संधि को अंतिम रूप से नेपाल से मान्यता मिल गई, तो ई गार्डनर फिर चले गए थे आपके नेपाल। उसके बाद में जो आपके बने हैं मेन कमिश्नर वो बने थे डब्ल्यू ट्रेल। इसलिए अगर मैं कहूं कि कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर जो था, जो लंबे समय तक रहा, वो थे 1816 से 1835 तक और उनका नाम था ट्रेल। ज्यादातर चीजें ट्रेल के समय ही हुई, लेकिन जो पहला गवर्नर था उसका नाम था ई गार्डनर। ई गार्डनर जो थे वो पहले कमिश्नर थे, ये ध्यान रखिएगा। और इनका समयकाल बहुत लंबा नहीं है, ये 1815 से 1816 तक ही रहे। हालांकि इस समय पे इन्होंने कुछ काम किए हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद गोवन रहे, लूसिंगटन रहे, वेटन रहे, हेनरी रेमजे। इसके बाद में जो इंपोर्टेंट आते हैं, एक तो ये इंपोर्टेंट है गार्डनर, एक हमें डब्ल्यू टेलर को अच्छे से पढ़ना है। बाकी इनके बारे में एक एक दो फैक्ट जो महत्वपूर्ण है उन पर हमें डिस्कस करना है। इनके बाद जो इंपोर्टेंट आते हैं वो है हेनरी रेमजे। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। इन्हें ही बेसिकली प्यार से रामजी साहिब कहा जाता था। इनके बाद में फिशर हुए, इनके बाद में एच.जी. रॉस हुए, उसके बाद में फिर ग्रिग, ठीक है, आर्टस्किन हुए, रॉबर्टसन हुए, ग्रीज हुए, हैम्बलिन हुए, कई सारे हुए हैं आपके। और मैं इनसे एक एक इंपोर्टेंट चीजें जो जो एग्जाम में पूछता है वो सब मैं डिस्कस करूंगा। 23वें कमिश्नर जो थे वो थे फिनले, जिनके समय हमें आजादी मिली थी। और उसके बाद में जो 47 में आजादी मिलने के बाद में लास्ट कमिश्नर बने थे उनका नाम था के.एल. मेहता। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे एडवर्ड गार्नर के बारे में। ठीक है, आपको पीडीएफ निकलवाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया है पीडीएफ का। ठीक है, अब आराम से आप निकाल करके इसको पढ़ पाएंगे। तो बात करते हैं भाई एक एक करके एडवर्ड गार्डनर के बारे में। एडवर्ड गार्डनर बेसिकली गार्डनर कहा जाता है, पहले कमिश्नर हैं और समय रहा है 1815 से 1816। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेता है। तो आपको पता होगा संगोली की संधि हो तो 1815 में ही गई थी, लेकिन इसको अंतिम मान्यता मिली थी 1816 में नेपाल के राजा से। और उस समय तक लगभग 9 महीने का कार्यकाल इन्होंने कुमाऊं कमिश्नर के रूप में बिताया। तो 9 माह का कार्यकाल इनका रहा है 1815 से 1816 तक का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लगभग 9 से 11 माह आप लिख लीजिएगा, क्योंकि फाइनली जो ट्रांसफर हुआ था, अगर टोटल समय की बात करें तो 11 माह। इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कुछ पूछ लेता है कि कितना कार्यकाल था, फर्स्ट ऑप्शन में अगर 9 माह रहे तो आप वो लगाना, ठीक है, और ये ना हो तब आप लगाना 11 माह। दोनों ऑप्शन में आपको बता दे रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। गार्डनर के कमिश्नर बनने के 2 महीनों के अंतराल में ही ट्रेल को उनके सहायक के रूप में कुमाऊं भेज दिया गया था। यानी अगर आपसे यह पूछे कि गार्डनर के सहायक कौन थे, तो वो थे ट्रेल। यानी ऐसे मान सकते हैं कि ये उनके सहायक कमिश्नर थे और इनके बाद पूरा जो ओहदा दे दिया गया था वो इन्हीं को दे दिया गया था। इसके बाद जो कमिश्नर बने थे वो ट्रेल बने थे। 8 जुलाई 1815 को जॉर्ज विलियम ट्रेल को गार्डनर का सहायक नियुक्त किया गया था। डेट नहीं पूछेगा, पर ध्यान रखिएगा सहायक नियुक्त हुआ है। देखिए, मई में गार्डनर को जो है वो ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर बनाया गया और जून जुलाई में ट्रेल को क्या बना दिया गया है, सहायक। अब बात करते हैं एक एक करके कि क्या क्या काम इन्होंने किया है गार्डनर ने। हालांकि बहुत ज्यादा समय नहीं मिला है। 1815 में गार्डनर ने बच्चों का विक्रय अवैध घोषित कर दिया। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चों के विक्रय पर रोक लगाने वाला पहला कमिश्नर कौन है, तो उसका नाम है आपका गार्डनर। तो पहला कमिश्नर जिसने बच्चों के विक्रय पर रोक लगाई थी उसका नाम था गार्डनर। ये ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। इस पे आप नोट्स निकलवाएं तो एक स्टार लगा लीजिएगा। उसके अलावा और क्या क्या किया है, सबसे इंपोर्टेंट, इस पे आप 3 स्टार लगाना, ये एग्जाम में पूछता है। एडवर्ड गार्डनर के समय डाक व्यवस्था शुरू की गई। डाक व्यवस्था
और ये डाक व्यवस्था शुरू हुई थी अल्मोड़ा व श्रीनगर के बीच। तो अल्मोड़ा व श्रीनगर के बीच डाक व्यवस्था की शुरुआत जो हुई है वो किसके समय पर हुई है? एडवर्ड गार्डनर के समय। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछता है। और कब हुई है? 1815 में। इसमें 3 स्टार लगा लेगा कि पहली बार उत्तराखंड में अल्मोड़ा व श्रीनगर, क्योंकि इनका मेन केंद्र अल्मोड़ा था, ठीक है। तो अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच डाक व्यवस्था की शुरुआत कब हुई है? 1815 में। किसके समय? एडवर्ड गार्डनर के समय। स्टार लगा लेना महत्वपूर्ण है। हालांकि नियमित रूप से आगे चल करके डाक व्यवस्था का प्रसार और जगह पे हुआ। उत्तराखंड में सर्वप्रथम नियमित रूप से डाक व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय अल्मोड़ा के मनोरथ भट्ट को दिया जाता है। एक नाम ये भी ध्यान रखिएगा, इनका बड़ा योगदान रहा है इस डाक व्यवस्था को प्रसारित करने के लिए, डाक व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए, ठीक है। तो मनोरथ भट्ट को दिया जाता है। 1893 में इन्हीं के प्रयास से अल्मोड़ा व गढ़वाल में डाक व्यवस्था प्रारंभ की गई। खैर ये एक नाम है एक व्यक्ति का, इसको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कमिश्नर पूछे कि पहला कमिश्नर जिसके समय डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई है, तब वो है एडवर्ड गार्डनर, ये ध्यान रखिएगा। एक कथन है डाक व्यवस्था के बारे में, मैं देश का प्रथम डाकिया हूं। यह कथन किसका था? तो इसमें नाम याद रखिएगा, हेमवती नंदन बहुगुणा का। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि मैं देश का पहला डाकिया हूं, अगर ये पूछ ले ये कथन किसका है, तो ये है हेमवती नंदन बहुगुणा का। गार्डनर के समय ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में कुल 9 तहसीलें थी। हम पूरा बोल रहे हैं ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, यानी जो क्षेत्र गढ़वाल का आता था कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत वो, और बाकी कुमाऊं वाला क्षेत्र तो था ही था, यानी टिहरी रियासत को छोड़ के गढ़वाल और बाकी का कुमाऊं। तो इसे हम पूरा बोल रहे हैं ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। तो इसमें कुल मिलाकर के कितनी तहसीलें थी? 9। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि गार्डनर के समय पर कितनी तहसीलें थी, तो आंसर होगा 9। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब गार्डनर के बाद अगला जो कमिश्नर बने हैं वो बने हैं विलियम ट्रेल। और विलियम ट्रेल जो है वो 1816 से लेकर के 1835 तक रहे हैं। और मैं ये कहूंगा जितना सुधार ट्रेल ने किया है तो शायद ही आगे आपको देखने के लिए मिले। बहुत सारे काम किए ट्रेल ने, बहुत सारी कुप्रथाओं पर रोक लगाया। कई प्रकार की इस समय पर कुप्रथाएं चल रही थी कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में, जिसमें एक तो कुली वेगार चलती थी। कुली वेगार में क्या होता था, खास करके जो लोग होते थे वो मुफ्त में जो अंग्रेज अधिकारी होते थे उनका सामान को ढोते थे। बेसिकली इसे कुली वेगार के नाम से जाना जाता था। आगे चल के एक आंदोलन भी पढ़ोगे आप, कुली वेगार आंदोलन। ये बात गार्डनर को ट्रेल को अच्छी नहीं लगी, और ट्रेल ने कहा कि भाई ये गलत है, ये बोझा ढोने का काम लोग थोड़ी करेंगे। उसने कहा इसके लिए हमें खच्चर व्यवस्था अपनानी चाहिए, गधे बहुत हैं, तो इसके लिए खच्चर व्यवस्था की शुरुआत करी। एक खच्चर कमेटी बनी और किस तरीके से खच्चरों के द्वारा बोझा ढोने का काम किया जाएगा, यह काम भी ट्रेल के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा एक प्रथा होती थी जार प्रथा। उत्तराखंड में अभी तक इस प्रथा का प्रचलन था। जार प्रथा क्या थी कि मान लीजिए पति पत्नी है और पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अफेयर है, यानी उसका उपपति हम कह सकते हैं, तो वो व्यक्ति जार कहलाता था। और ऐसे में जो वास्तविक पति होता था उसे उसकी हत्या करने का अधिकार था, और ऐसे में ये क्राइम नहीं था, यानी ऐसे में उपपति की हत्या की जा सकती थी। ये जार प्रथा थी, और इस जार प्रथा को समाप्त करने का काम भी जो है वो किसने किया? आपका ट्रेल ने किया। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ ले कि जार प्रथा को समाप्त किसने किया था, ये ट्रेल ने किया था। इसके अलावा और बहुत सारे काम जो है वो ट्रेल ने किए, और कहा जाता है कि बड़े त्वरित जो है वो एक्शन क्रियाएं जो है वो ट्रेल के द्वारा ली जाती थी। एक एक करके बात करते हैं क्या क्या किया है ट्रेल ने, समझते हैं। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1816 को गार्डनर को नेपाल के रेजिडेंट बनाकर भेज दिया गया। अब ये क्या होता है रेजिडेंट, समझा देता हूं, समझ लेना। आपने एक संधि सुनी होगी जिसका नाम था सहायक संधि। जब अंग्रेज किसी भी राज्य के साथ सहायक संधि करते थे तो इस राज्य के जो फैसले होते थे कि किससे शत्रुता करनी है, किससे मित्रता करनी है, ये सब निर्णय अंग्रेज लेते थे। और इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि अंग्रेजों की एक सेना उस राज्य में रहती थी,
जिसका खर्च उस राज्य को देना पड़ता था, और उस राज्य के दरबार में, जो दरबार होता था, उसमें एक ब्रिटिश अधिकारी होता था जिसे बोलते थे रेजिडेंट। तो हुआ क्या, गार्डनर को भेज दिया गया रेजिडेंट बना करके, कहां पर, नेपाल। अब ये ओहदा खाली हो गया, तो यहां पर जो है वो किसको नियुक्त किया गया, ट्रेल को। ट्रेल क्यों बेहतर थे, उसका रीजन था क्योंकि भैया ये सहायक थे, इन्होंने गार्डनर के सहायक के रूप में काम कर रखा था, इसलिए ट्रेल को क्या बना दिया गया, कुमाऊं का कमिश्नर बना दिया गया। कमिश्नर ट्रेल को कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर कहा जाता है। स्टार लगा लेना 3, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है भाई ट्रेल को। ट्रेल 1816 से 1835 तक। 1 अगस्त 1817 को ट्रेल को कुमाऊं का पूर्ण कमिश्नर नियुक्त किया गया। एक्चुअली था क्या, जब रेजिडेंट बन गए गार्डनर, तो जो ट्रेल को बनाया गया था वो कार्यवाहक बनाया गया था। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 13 अप्रैल 1816 के बाद में, गार्डनर के जाने के बाद में, जो ये बने थे ट्रेल, वो कार्यवाहक कमिश्नर बने थे। कार्यवाहक मतलब ऐसे मानिए एक्टिंग कमिश्नर, यानी जो उसका स्थान संभालेंगे। लेकिन आगे चल करके 1 अगस्त 1817 को ट्रेल का पूर्ण, मतलब ट्रेल को जो है कुमाऊं का परमानेंट पूर्ण कमिश्नर बना दिया। तो आप ऐसे समझिए 1815 से 1816 तक गार्डनर रहा, 1816 से 1817 तक ट्रेल रहा, लेकिन कार्यवाहक कमिश्नर, और फिर यही परमानेंट हो गया 1817 से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां से कभी एग्जाम में कुछ घुमा फिरा के पूछ ले तो। बहुत सारे काम किए, शासन की वास्तविक आधारशिला ट्रेल के कार्यकाल में ही रखी गई, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी कारण से वास्तविक रूप से कुमाऊं का जो माना जाता है कमिश्नर, वो किसे माना जाता है, ट्रेल को माना जाता है। तो इतनी बातें ट्रेल के बारे में ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या किए हैं, इसको एक एक करके समझते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट जो जो हैं उस पर आप स्टार लगाते हुए चलिएगा। 1816 में जब ये कार्यवाहक कमिश्नर बने, तो कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कर इसे बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद के अधीन कर दिया गया। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि जब कुमाऊं कमिश्नरी का गठन हुआ था, तो कुमाऊं कमिश्नरी किस बोर्ड के अंतर्गत आती थी उस समय, बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद। क्योंकि उस समय तो ऐसा था नहीं ना कि उत्तराखंड अलग था, ये वो तो एक पूरा ब्रिटिश राज था। तो ब्रिटिश राज में हम फर्रुखाबाद बोर्ड के अधीन कुमाऊं कमिश्नर आते थे, यानी कुमाऊं कमिश्नरी आती थी, यानी कुमाऊं कमिश्नर जो अपना रिपोर्टिंग करता था वो कहां करता था, फर्रुखाबाद में करता था। ट्रेल के कार्यकाल में अपराध को कम करने हेतु 1816 में अल्मोड़ा और 1821 में पौड़ी में जेल का निर्माण हुआ। देखिए आगे चल करके इन जेलों का पुनरुद्धार हुआ है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे पहले अल्मोड़ा व पौड़ी में जेल कब बनी, 1816 1821, पर जो जेल आप अब देखते हो उसका निर्माण कब हुआ है, वो आगे चल करके हुआ है भाई। जो अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल है वो बनी है 1872 में, और जो पौड़ी की जेल है वो बनी है आपकी 1850 में। तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन जो इनकी नींव रखी गई है, जो शुरुआत हुई है जेल की अपराध को कम करने के लिए, जो जेल बनाई गई है वो अल्मोड़ा में बनाई गई सबसे पहले 1816 में, और पौड़ी में बनाई गई 1821 में। बट इन दोनों डेट के साथ आप ये 1872 और 1850 वाली डेट भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1817 में कुमाऊं में रेगुलेशन 10 लगाया गया, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर को खून व डकैती के मामलों को छोड़कर लगभग सभी प्रकार के मुकदमों को निपटाने का आधार मिल गया, ठीक है। तो खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला है, ट्रेल ने 1817 में जार प्रथा के अंतर्गत जो है वो इस प्रथा को समाप्त कर दिया था। आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही आया इसने देखा कि एक प्रथा चलती है जार प्रथा, जहां पर पति अपनी पत्नी के उपपति की हत्या कर सकता है, बस उसे सूचना देनी है कि वो मारने जा रहा है, वो मार के आ जाएगा, और उसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं था, कुछ नहीं था। ट्रेल ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया,
और इस जार प्रथा पे जो है वो रोक लगा दी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऐसे मामले को ट्रेल ने इस प्रकार की हत्याओं को अपराध घोषित किया और मृत्युदंड देने का भी आदेश दिया। बोले ऐसी हत्या अगर कोई करता है तो उस पर मृत्युदंड देने का प्रावधान भी होगा। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और क्या किया इसने, ट्रेल ने भू व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 1819 में पटवारियों के 9 पद सृजित किए, 9 पटवारी बनाए। हालांकि ये पटवारियों का कॉन्सेप्ट आ चुका था पवार वंश के समय, चंद वंश के समय, लेकिन आधुनिक समय में अगर हम बात करें ब्रिटिश राज के समय जिस कमिश्नर ने पटवारी के पद बनाए हैं तो वो व्यक्ति कौन है, ट्रेल है। ट्रेल ने 9 नए पद सृजित किए और बेसिकली इनको पुलिस के अधिकार भी दिए गए। यानी उत्तराखंड में सबसे पहली बार जो आप रेवेन्यू पुलिस की शुरुआत देखेंगे, जो आगे चल के और व्यापक हुई, इस रेवेन्यू पुलिस की शुरुआत जो की गई वो कब की गई, 1819 में ट्रेल के समय पटवारियों को पुलिस के अधिकार भी दिए गए। जैसे कि अभी तक आप देखते थे उत्तराखंड में चलता था, पहाड़ी क्षेत्रों में जो पटवारी होता था उसको पुलिस अधिकार भी दिए जाते थे। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1822 में ट्रेल ने आबकारी व्यवस्था की शुरुआत करी और एक डिपार्टमेंट बन गया आपका आबकारी विभाग। आप जानते होंगे आबकारी विभाग किससे संबंधित होता है। तो जो आबकारी डिपार्टमेंट था उसकी शुरुआत करी और यह विभाग किसने बनाया, ट्रेल ने। आज के समय पर जो भी दारू है, नशा, ये सब चीजें हैं, वो सब इसी उस संदर्भ में टैक्स वसूलने का काम यही डिपार्टमेंट करता है, आबकारी डिपार्टमेंट। तो आबकारी व्यवस्था की शुरुआत भी 1822 में इसने ही करी है भाई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 मिनट बच्चों। नेक्स्ट अगला है कुली वेगार का अंत। देखिए कुली वेगार मैंने आपको बताया पहले एक सिस्टम रहता था। हाँ सही है, सही चल रही है, ठीक है। पहले एक सिस्टम रहता था। सिस्टम ये रहता था कि जो अंग्रेज अधिकारी होते थे या जो राज परिवार के सदस्य होते थे वो कहीं जाते थे तो उनका सामान जो ढोने का कार्य करते थे वो लोग करते थे। एक एक करके गांव में उसके रजिस्टर बनते थे, रजिस्टरों में चीजें मैनेज करी जाती थी और हर घर से वो काम लोगों को करना होता था। ये व्यवस्था थी कुली वेगार व्यवस्था। कुली वेगार व्यवस्था की आलोचना करने वाला पहला अंग्रेज जो है, जो कमिश्नर बना, वो ट्रेल था और इसने पहला प्रयास किया ट्रेल ने कि इस पर रोक लगाई जाए। और उसके रोक लगाते हुए भाई काम भी तो होना है, तो कैसे होगा सरकार का काम, सरकारी लोगों का काम कैसे होगा, तो उसके लिए खच्चर सेना विकसित करने का प्रयास किया गया, यानी गधों की व्यवस्था करने की कोशिश की गई। यह काम भी जो है वो किसके समय हुआ, ट्रेल के। सन 1823 में सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे 5 स्टार लगा देना भाई। 1823 में इसने एक बंदोबस्त स्टार्ट किया है जिसे पंचसाला बंदोबस्त कहा जाता है। इसे 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं। 80 साला इसलिए कहते हैं क्योंकि इस बंदोबस्त की शुरुआत, ये भू बंदोबस्त है, भू बंदोबस्त समझ रहे हैं ना, टैक्स कलेक्शन का एक तरीका। इसे 80 साला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत हुई है 1823 में। लेकिन अगर इसे मैं देखूं विक्रम संवत के अनुसार तो विक्रम संवत 57 साल आगे होता है। तो जब आप इसमें 57 जोड़ेंगे तो ये आएगा 1880। तो 1880 विक्रम संवत का है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का, अंग्रेजी कैलेंडर का 1823 ही है। तो चूंकि विक्रम संवत का 1880 है इसलिए इसे लोग 80 साला बंदोबस्त भी कह देते हैं। तो या तो मैं 80 साला बंदोबस्त कह दूं, ये भू बंदोबस्त है, या मैं पंचसाला बंदोबस्त कह दूं। पंचसाला बंदोबस्त मतलब 5 साल के लिए लगान निर्धारित। तो ये जो बंदोबस्त था, इस बंदोबस्त की शुरुआत किसने करी थी, आपकी ट्रेल ने करी थी। 5 स्टार लगा देना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला भू बंदोबस्त जो ब्रिटिश राज के दौरान उत्तराखंड में लागू हुआ वो था आपका ये बंदोबस्त जिसे 80 साला बंदोबस्त कहते थे। इससे पहले कई बंदोबस्त परमार शासकों के समय, पवार शासकों के समय और चंद शासकों के समय स्थापित हुए, लेकिन ब्रिटिश राज में यह पहला बंदोबस्त था, ध्यान रखिएगा। और ऐसे कार्यकाल में
कई बंदोबस्त जो है वो लागू करने की कोशिश की गई। ये बात थोड़ी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और क्या क्या किया है ट्रेल ने? इसके अलावा एक काम किया है, सरकारी खजाना, सरकारी खजाने पर थोड़ी निगरानी बढ़ाई और इसके लिए डबल लॉकर सिस्टम शुरू किया। डबल लॉकर सिस्टम मतलब जो खजाना है वो दो लोगों की अनुमति से निकलेगा, एक तो जो ट्रेजरी अधिकारी होगा यानी ट्रेजर होगा, और दूसरा कलेक्टर। तो एक चाबी कलेक्टर के पास और एक चाबी वहां का जो ट्रेजरी अधिकारी होगा उसके पास, और इस प्रकार से खजाने को सुरक्षित करने की कोशिश करी गई। यह बात भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ट्रेल के समय वन भूमि को भी संरक्षित करने का प्रयास किया गया। जो अभी तक वन काटे जाते थे, साल के वृक्ष काटे जाते थे, उन पर रोक लगा दी गई। तो वनों को संरक्षित करने का भी पहला प्रयास जो किया गया है वो भी इसी के समय किया गया, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर जिन वनों पे रोक लगाई उन वनों को सरकारी वन घोषित कर दिया गया। तो यह काम किसके समय पर हुआ है? ट्रेल के समय। यह बात ध्यान रखिएगा। 1827-28 सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या महत्वपूर्ण है, हरिद्वार से बद्रीनाथ व केदारनाथ जाने वाली बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग का निर्माण किया, इसके समय करवाया गया। इस कारण उस पर यह आरोप लगता है कि ईसाई था, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगा हुआ था। तो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का आरोप ट्रेल पे लगता है, क्योंकि इसने जो हिंदू धार्मिक स्थल थे उनके मार्गों का निर्माण करवाया। ये एक बड़ा कार्य किया है। तो ये क्वेश्चन भी अगर पूछ ले किस पर आरोप लगते हैं तो ट्रेल पर रखते हैं। एक और बड़ा काम कि भाई अगर बच्चे का जन्म होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन, मृत्यु होगी तो विवाह होगा, उसका पंजीकरण, इस सब की शुरुआत जो है वो किसने करी? आपकी ट्रेल ने। यानी जन्म के समय जन्म का पंजीकरण और जो विवाह होगा विवाह पंजीकरण। और ध्यान रखिएगा अभी तो यूसीसी आया है उत्तराखंड में, वहां भी विवाह पंजीकरण कराना आवश्यक है। तो यह क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि उत्तराखंड में सबसे पहले ये विवाह पंजीकृत व्यवस्था किसने शुरू करी थी ब्रिटिश काल में, किस कमिश्नर के समय स्टार्ट हुई थी? तब आंसर है ट्रेल। 1829 में ट्रेल को बद्री केदार समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। ठीक है, उतना वो नहीं है। और 1 दिसंबर 1835 को ट्रेल हो गए सेवानिवृत्त, यानी रिटायर्ड हो गए। तो देखो कितने सारे काम एक एक करके ट्रेल ने करे हैं, इनको देख लेना। और जो जो मैं महत्वपूर्ण निशान लगवाए हैं उसको आप अच्छे से देख लेना। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एक एक करके। नैनीताल आने वाला पहला अंग्रेज ट्रेल थे, जो 1823 में नैनीताल आए, ये ध्यान रखिएगा। कुमाऊं में गो हत्या पे रोक लगाने वाला व्यक्ति, मैंने कहा ना ईसाई होने के बाद भी रोक लगी है किस पर? आपका मतलब ईसाई होने के बाद भी इसने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो कई पंडित ऐसे थे जो अभी तक गो हत्या होती थी वो उनके खिलाफ थे, उन्हें वो अच्छा नहीं लगता था। इसने इस चीज को देखते हुए जो है वो गो वध पर रोक लगा दी, यानी गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला कमिश्नर कौन था? ये था ट्रेल। इसके अलावा एक चीज और कही जाती है कि इसके जो एक्शन थे वो जो मतलब कि शासन में जिस तरीके से ये कार्य करता था उस आधार पर कुछ लोगों ने कहा है कि ये ना वकील, ना अपील, ना दलील वाला शासन था। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस कमिश्नर के शासनकाल को ना वकील, ना अपील, ना दलील वाला शासन कहा जाता है? ट्रेल। और आपको पता होगा ऐसा कुछ एक एक्ट के बारे में भी कहा जाता है जो 1919 में आया था, और वो था रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट को भी कुछ ऐसा ही एक्ट कहा गया था, रोलेट एक्ट। और ये जो रोलेट एक्ट था इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने देखा होगा बाद में, वो भी इसी की प्रतिक्रिया से जुड़ा हुआ था जब आंदोलन हुआ था जलियांवाला बाग में। तो ये ध्यान रखिएगा ट्रेल के शासनकाल को कुमाऊं में ना वकील, ना अपील, ना दलील वाले शासनकाल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कुछ और बातें हैं। एटकिंसन ने ट्रेल के कार्यकाल को कुमाऊं के शासन में मां बाप सरकार का, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, माई बाप सरकार, ये एटकिंसन ने कहा है किसके शासनकाल को? ट्रेल के। इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगा देना। किसके शासनकाल को माई बाप सरकार कहा जाता है? तो किसके शासनकाल को कहा जाता है? आपका ट्रेल के। ट्रेल द्वारा पूरे कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा गया था। यह भी इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगा लेना।
कि ट्रेल ने कुमाऊं क्षेत्र को कितने परगनों में बांटा था, कितने परगनों में बांटा था, 26। एक सबसे बड़ी बात जो होती थी वो क्या होती थी जिसपे इसने रोक लगाई, वो बात ये थी कि आपने देखा होगा कि बच्चों की बिक्री पर गार्डनर ने रोक लगा दी थी। लेकिन इस समय यह भी होता था जब किसी पत्नी के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके घर वाले उसकी पत्नी को बेच दिया करते थे। यह एक बड़ी बेकार सी परंपरा थी। इस परंपरा पर भी रोक लगाने वाला व्यक्ति ट्रेल ही था। पत्नी के विक्रय तथा विधवा को उसके पति के परिवार के लोग द्वारा बेचे जाने की प्रथा को समाप्त किया गया, यह काम भी ट्रेल ने किया था। तो कुली को बेगार पे रोक लगाने वाला पहला कमिश्नर, जार प्रथा पे रोक लगाने वाला पहला कमिश्नर, गो हत्या पे रोक लगाने वाला पहला कमिश्नर, ठीक है, और पत्नियों की विक्रय पर रोक लगाने वाला पहला कमिश्नर, ये कौन है? आपका ट्रेल है। ये बात ध्यान रखिएगा। 1835 तक ट्रेल का शासन रहा। केवल ट्रेल जो है वो कमिश्नर रहे कुमाऊं का। और उसके बाद में अगले एक बने हैं कार्यवाहक कमिश्नर, जिनका नाम था मोसले स्मिथ। ये 1 साल रहे, 35 से 36। इनके बारे में कोई इंपोर्टेंट नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन पूछता है कि ट्रेल के बाद कौन कमिश्नर बने थे, तो कौन बने थे? आपके मोसले स्मिथ। तो मुझे ये भी लगता है बच्चों, एक ये भी रहता है कि रोज की क्लास है, बहुत ज्यादा अगर मैं आपको कराऊंगा तो याद होना मुश्किल हो जाता है। कराने के लिए तो मैं आगे भी आपको पूरा करा सकता हूं, लेकिन 35 मिनट की क्लास ऑनलाइन के हिसाब से सफिशिएंट होती है। जहां आप जितना पढ़ते हैं उतना आप कर लेते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा कराऊंगा तो आपके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। मैं तो पढ़ाता चला जाऊंगा, कराता चला जाऊंगा, लेकिन आपको दिक्कत होगी। तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं, बाकी की क्लास हम करेंगे कल। ओके, बाय बाय।